फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जीएस पेपर नंबर 2 से है। क्वेश्चन कहता है, ईरान इज स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड द करंट सिचुएशन इन ईरान can be utilized by India for its advantage if it can overcome the inherent faults like project delays. Comment. ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और ईरान की वर्तमान स्थिति का भारत द्वारा अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है यदि यह परियोजना में देरी जैसी अंतर्निहित दोषों को दूर कर सकता है। तो इस पर टिप्पणी करनी है आपको। तो इससे संबंधित आज हम क्वेश्चन आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। आंसर आपको खुद लिखना है। आंसर को आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का चैनल का ये है सिविल्स तैयारी, और ग्रुप पे आप डालेंगे तो इसके आगे ग्रुप और डाल दीजिएगा, सिविल्स तैयारी ग्रुप, सिविल्स तैयारी ग्रुप और साथ में लिखिएगा तो आपका जो है ग्रुप का ये डिटेल हो जाएगा @सिविल्स तैयारी GROUP। यहाँ पे आप जो है चैनल डाल सकते हैं आर्टिकल, जिससे कि मैं उसको इवैल्यूएट कर दूँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इज रिजर्वेशन अ फंडामेंटल राइट? इज इट अ गुड आइडिया टू एक्सटेंड रिजर्वेशंस टू द प्राइवेट सेक्टर? क्रिटिकली एनालाइज। क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है? क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण का विस्तार करना एक अच्छा विचार है? आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2 से, पॉलिटी से है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल @सिविल्स तैयारी पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो आर्टिकल डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमें यहाँ से सॉल्व करना है। ईरान नीड्स क्वाइट डिप्लोमेसी। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए ईरान के साथ, चाहे उसकी पार्टनरशिप का प्लान हो चाइना से। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ था कि ईरान के जो ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मोहम्मद इस्माइली, उन्होंने जो है ईरान के अंदर 628 किलोमीटर लंबी चबहार जायदान की जो रेल लिंक की जो मतलब नींव है, फाउंडेशन है, वो ले करी थी और एक ट्रैक लेइंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें ईरान की, तो इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें निकली थी कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट से निकाला जा रहा है, बट ईरान ने बहुत जल्दी क्लैरिफाई किया था कि ऐसा नहीं है। इंडिया कभी भी चाहे तो वो इस प्रोजेक्ट को एक आगे की स्टेज पे ज्वाइन कर सकता है। इससे जो नेगोशिएशन है इरकॉन का, वो नेगोशिएशन हमारे लिए करने का हमें टाइम मौका मिला है और हम अभी भी जो है प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं और प्रोजेक्ट में अपनी सहायता दे सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान से। तो आपसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की गई थी कि स्ट्रैटेजिकली क्यों ईरान इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजिकली ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ ये जो है हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी हमें ईरान से मिल पाएगी और इससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान ने हमें ब्लॉकेड किया हुआ है, पाकिस्तान ने जो हमें ब्लॉक किया हुआ है लैंड बॉर्डर से अफगानिस्तान रीच करने में, तो उस बॉर्डर को हम आसानी से हट सकते हैं, मतलब उस ब्लॉकेड को हम इग्नोर कर सकते हैं। काबुल और तेहरान का जो एक सपोर्ट, मतलब 2003 से हम देख रहे हैं कि काबुल और तेहरान मतलब अफगानिस्तान और ईरान काफ़ी क्लोज आए हैं। चबहार पोर्ट जो कि ईरान के मकरान कोस्ट पर है, वो अगर हम मैप वाइज देखेंगे तो कांडला से केवल 1000 किलोमीटर की दूरी पर लाई करता है वो। तो अगर हम एक बार आपको मैं मैप के थ्रू दिखाती हूँ कहाँ पे तेहरान का कहाँ पे मतलब चबहार है, कहाँ पे आपका जो है कांडला पोर्ट है, जाहिदान कहाँ पर है, और फिर उसके फर्दर हम जरांज भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार। सो गाइज़, ये आपका जो है चबहार पोर्ट है, पोर्ट ऑफ शाहिद बेहस्ती। और यहाँ से अगर आप देखेंगे इंडिया को, अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, एक तो ग्वादर पोर्ट यहाँ से केवल 172 किलोमीटर की दूरी पर है, और इंडिया का जो कांडला पोर्ट है वो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की दूरी पर लाई करता है। तो ये डायरेक्ट जो है हमें सी लिंक मिलेगा इंडिया और ईरान को। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो गाइज़, यहाँ से देखिए ये आपका जाहिदान है और ये आपका यहाँ से अफगानिस्तान शुरू होता है, तो अफगानिस्तान से काफ़ी क्लोज है। जाहिदान से फिर हम अगर 200 किलोमीटर की यहाँ पे और रेल लाइन की बात है तो टोटल ये आपका 800 किलोमीटर रेल लाइन रहेगी, इतनी जो है ये ईरान के अंदर है। फिर जाहिदान से मतलब अफगानिस्तान में जाएगी ये जरांज रेलवे लाइन, और उसके बाद फर्दर इवन यहाँ से मतलब इनकी प्लान है ईरान का कि 1000 किलोमीटर तक ये लेकर के जाए, और 1000 किलोमीटर की जो टोटल लाइन होगी वो अल्टीमेटली जो है आपकी तुर्कमेनिस्तान तक जाएगी। तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान के सराक्स तक जाएगी।
SARAKHSH। तो ये आप देखिए अफगानिस्तान में आपका जायदान है, जायदान से जरांज है, और जरांज से फर्दर जो है ये सराक्श से तक जाएगी। तो अभी आपको मैप पे दिखाती हूँ मैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे आपका सराक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सराक्ष है, यहाँ तक आपका जो है रेलवे लाइन आएगी टोटल, और ये आपका जो लाई करता है तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका तुर्कमेनिस्तान है, तो ये टोटल जो है तुर्कमेनिस्तान तक कनेक्ट करेगा। ईरान जब सैंक्शन में था अहमदजाद की ईयर्स से, तब से ही जो है नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और इरकॉन ने उस वक्त का मतलब 2013 के आसपास इंजीनियरिंग स्टडीज़ की थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और आउटले का जो दिया गया था $1.6 बिलियन का दिया गया था। इंडिया ने मीनवाइल हम 220 किलोमीटर्स जो है रोड कनेक्टिविटी कर दी है जरान से दिलरान तक, जो कि हेरात हाईवे को कनेक्ट करता है। तो ये जो है हमारी अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी हम रोड लिंक हमने बिल्ड कर लिया है, और ये 2008 में कंप्लीट हो गया था। $150 मिलियन की इसके ऊपर कॉस्ट आई थी। चीज़ें जो है 2015 में मूव ऑन करी, जब सैंक्शंस थोड़े से ईज़ किए गए थे ईरान के ऊपर JCPOA के साइन करने के बाद। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था 2016 में, जब मोदी जी जो है ईरान की विजिट पे गए थे, और उन्होंने जो है कहा था कि अब जो शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल है फ़ेज़ 1 का, वो कंप्लीट किया जाएगा और 2 टर्मिनल्स बनाए जाएंगे छबहार पोर्ट पे। एक और जो माइलस्टोन हुआ था वो था कि हमने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था एक इंटरनेशनल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया मतलब आपका जो आपका छबहार पोर्ट है वहाँ से जायदान, और जायदान से लेकर के आपका जो है अफगानिस्तान को लिंक करने के लिए ये रेलवे जो है प्रोजेक्ट बनाना था। ये एक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट था जो पहले इंडिया बनाएगा, पहले ईरान में, फिर ईरान को कनेक्ट करेगा अफगानिस्तान से। टोटल इसके लिए जो है एडिशनल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट की गई थी वो $85 मिलियन की गई थी, और इंडिया ने कमिट किया था कि $150 मिलियन का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट देगा पोर्ट कंटेनर ट्रैक्स के लिए। फ़ेज़ 1 जो है ऑपरेशनल हो गया था 2018 में, तो आपने सुना होगा फ़ेज़ 1 जो आपका शाहिद बेहस्ती पोर्ट का है वो 2018 में जो है ऑपरेशनल हो गया है। वीट के शिपमेंट्स जो है अफगानिस्तान से जा रहे हैं इंडिया के इस पोर्ट को यूज़ करके, और ऑलरेडी अभी रिसेंटली जो है अफगानिस्तान में डिलीवर भी हुए थे। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी छबहार पे SEZ, बट ये जो है US के सैंक्शंस री इम्पोज करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि एंटिटीज़ के ऊपर भी जो है सैंक्शन किया जाता है। अगर कोई भी कंपनी या US से कोई भी कंपनी, किसी भी कंट्री की कंपनी अगर ईरान में जो है चीज़ों को इम्पोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो उसको भी सैंक्शन किया जाता है USA के द्वारा। तो इस वजह से जो है कंपनीज़ बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं है SEZ में आके काम करने के लिए। अब अगर हम रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट की बात करें, जो उसकी फिनेंसिंग है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया गया था, और यहाँ पे रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट के लिए हमने $500 मिलियन का रोलिंग स्टॉक दिया था, और 150 मिलियन की स्टील ट्रैक्स के लिए हमने जो है सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स दिए थे। अभी जो करंटली रेलवे ट्रैक ले डाउन किए गए हैं वो जो इरकॉन ने सप्लाई किया था, ये मैं बता रही हूँ $500 मिलियन का जो वर्थ रोलिंग स्टॉक था, ये जो सप्लाई किया गया था, इसके बेसिस पे जो है उन्होंने ट्रैक्स ले किए हैं। ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोकल वर्क्स को करेगी, लैंड लेवलिंग करेगी और प्रोक्योरमेंट करेगी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इरकॉन और ईरान के बीच में साइन हुआ था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है 2019 में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को फाइनली जो है मार्च 2020 में ऑपरेशनलाइज हो जाना था, चलने लगना था। तो अब क्योंकि नहीं हो पाया है तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। बट एक और जो कंपनी यहाँ पे खताब अल अबनिया, जो कि ईरानियन कंपनी है, जो कि यहाँ पे काम कर रही थी, उसको USA ने स्पेशल डेसिग्नेट कर दिया, एंटिटी के रूप में डेसिग्नेट कर दिया है। मतलब कि इस एंटिटी के ऊपर सैंक्शंस हैं। इस वजह से इरकॉन थोड़ा सा जो है रिक्वेस्ट कर रही है ईरानियन से कि वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करें, जिससे कि ये रेलवे का जो काम है वो पूरी तरह से किया जा सके। ईरान के पास एम्बिशंस हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 1000 किलोमीटर तक इसको जो है एक्सटेंड किया जाए। जो आपका जायदान से मशाद तक का रेलवे लाइन है 1000 किलोमीटर बनाई जाए, फिर 150 किलोमीटर और सराक्श तक बनाई जाए, जो कि तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पे है। तो जरांज आपका जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पे हो गया, वहाँ से मशाद तक जाएगी। ये आपका जो है 600 किलोमीटर की लाइन है जरांज तक। जरांज से मशाद तक 150 ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की लाइन है, और मशाद से लेकर के सराक्श तक जो है आपकी 150 किलोमीटर की लाइन है।
टोटल अगर आप देखेंगे तो ये मिला के 1000 किलोमीटर की लाइन होगी। यहाँ से अफगानिस्तान भी कनेक्ट हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान भी कनेक्ट हो जाएगा ईरान के इन लाइन से। तो ये आपको जो है मैप में बना के दिखानी है किस तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी सेंट्रल एशिया में भी और आपकी अफगानिस्तान के साइड भी ईरान को। तो ये जो प्रोजेक्ट था, अगेन एक और जो प्रोजेक्ट है कि एक और लिंक बनाया जाएगा। ये एक बार रेलवे ट्रैक बन जाता है छबार से जरांज, जरांज से मशाद, मशाद से सक्श अगर बन जाता है, उसके बाद सराक्श, और उसके बाद एक जो है इस लाइन से, इस पूरी लाइन से एक जो है कनेक्टिंग लिंक और जोड़ी जाएगी, जो कि आपका जो है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा, बंदर अंजाली की तरफ जाएगा। तो मतलब ये आपका जो है वेस्ट में है ना आपका सारा, वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, कैस्पियन सी की साइड कनेक्ट करने के लिए एक जो है लिंक और बनाया जाएगा, जो कि आपका बंदर अंजाली तक जाएगा, जो कि कैस्पियन सी की साइड है। तो ये जो है पूरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि काफ़ी सारी जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा तो ईरान को इंटरनली, और जो ईरान को कनेक्ट करेगा बहुत सारी कंट्रीज से। सो कैस्पियन सी के रूट के थ्रू वो यूरोप को कनेक्ट हो सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान वाले रूट के थ्रू मतलब सराक्श के थ्रू वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट हो सकते हैं, और जरांज के थ्रू वो जो है अफगानिस्तान में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ईरान का, और ईरान इसके लिए काफ़ी जो है काफ़ी एम्बिशियस भी है और काफ़ी ज़्यादा जो है लुक फॉरवर्ड कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की 7 जो कंपनीज़ की कंसोर्टियम थी, सेल ने उसको लीड किया था और उन्होंने बिड किया था हाजीगाक माइंस के लिए, जो कि अफगानिस्तान में है, और यहाँ पे आयरन ओर्स के काफ़ी सारा रिजर्व है। पर डेवलपमेंट जो हाजीगाक माइंस का है वो स्टॉल्ड है, क्योंकि काफ़ी जो सिचुएशन अफगानिस्तान में है वो ख़राब है। ईरान को चाइना की नीड क्यों है? अब ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि ईरान और चाइना की डील से क्यों हुई है और इससे हमारे ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा। देखिए, ईरान, हम सभी जानते हैं कि ईरान एक कैश स्ट्रिप्ड कंट्री है। जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा ईरान के ऊपर, काफ़ी सिवियर सैंक्शंस हैं। उसके अलावा जो मिसाइल अटैक हुआ था, जो जहाँ पे इनके जो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ थे, उसको जो है सऊदी अरेबिया में ड्रोन अटैक के द्वारा मार दिया गया था। उसके अलावा अभी दर्जन से ज़्यादा जो है अटैक्स किए जा रहे हैं यूएसए और इजराइल के द्वारा मिल करके ईरान के बहुत सारे एसेट्स के ऊपर। जैसे कि ईरान की अगर हम बात करें तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं ईरान की इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी है खोजिर में, इसके ऊपर अटैक हुए हैं। सेंट्रीफ्यूज असेंबली है शेड की नंताज में, इसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। बुशरेर में इनका शिपयार्ड है, तो इसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो एक तरफ तो मिलिट्रीली इनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, दूसरी ओर जो इनके ऊपर जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से सिचुएशन जो ईरान में है काफ़ी ख़राब है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑयल जो है कंट्रीज़ नहीं ले पा रही हैं ईरान से। ऐसे में चाइना का जो एक 2016 में ही सी जिनपिंग जो है चाइना आए थे, और इन्होंने जो है प्रॉमिस किया था कि तेहरान को ये ऑलमोस्ट $600 बिलियन जो है प्रोवाइड करेंगे अगले 25 साल में। इसकी जो वैल्यू है कम करके अभी $400 बिलियन की गई है। 25 ईयर्स में जो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, जो कि ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करेगा, जिससे कि ईरान की जो सप्लाईज़ हैं ऑयल की वो चाइना को मिलती रहें एक कंसेशनल रेट पर। तो ये यहाँ पे डील नेगोशिएशन हुए थे। बट ईरान जो है काफ़ी ज़्यादा चाइना के क्लोज नहीं होना चाहता है, चाइना के चुंगल में नहीं फंसना चाहता है। इसीलिए ये जो टॉक्स थी काफ़ी लंबे टाइम तक चली, और ईरान ने जो नेगोशिएशंस थे वो जारी रखे थे। चाइना ने पेशेंटली जो परमिट किया है लिमिटेड बार्डर ट्रेड। चाइना का जो पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन है सिनोपैक, इसने नेगोशिएशंस को प्रोलॉन्ग किया था। जो यादावरान ऑयल फील्ड के नेगोशिएशन थे उनको भी जो है डिले किया था, क्योंकि इधर डिलेज चल रहे थे। उसके अलावा चाइना ने अभी साउथ पार्स का जो एक गैस प्रोजेक्ट था उससे पुल आउट कर लिया था। साउथ पार्स का जो गैस प्रोजेक्ट था बेसिकली फ्रेंच कंपनी के पास था। फ्रेंच कंपनी ने जो है इससे एग्जिट करने की बात की है, तो इसको चाइना टेक ओवर करने वाला था, बट अगेन चाइना ने यहाँ से पुल बैक कर लिया है। इनको अगर आप कंबाइन करें, चाइना इजराइल के ऊपर जो ईरान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं यूएसए और इसराइल के द्वारा, प्लस इसको अगर आप कंबाइन करें कि एक यूएनएससी में एक प्रपोजल चल रहा है कि ईरान को जो है कन्वेंशनल आर्म्स भी ना इंपोर्ट करने दिए जाएं, तो ये जो बैन है ये चल रहा है। बैन के लिए जो है नेगोशिएशन चल रहा है, रिजोल्यूशन आने वाला है। रिजोल्यूशन का नंबर, ये रिजोल्यूशन क्यों आएगा, क्योंकि रिजोल्यूशन 2231 जो है साइन हुआ था, जिसमें JCPOA के साइन करने के बाद
POA के साइन करने के बाद, सॉरी या JCPOA के साइन करने के बाद ईरान ने ये एग्री किया था कि इन प्रिंसिपल कि वो अगर उससे सैंक्शंस लिफ्ट किए जाते हैं तो वो जो है कन्वेंशनल आर्म्स को भी इंपोर्ट नहीं करेगा। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो JCPOA से USA जो है यूनिलेटरली विड्रॉ कर गया। ऐसे में सैंक्शंस अभी भी ईरान के ऊपर जारी हैं, बट ईरान को दबाने के लिए जो है उससे कन्वेंशनल जो ट्रेड वो करता है आर्म्स की, वो भी उससे हटाया जा रहा है। तो अगेन ये प्रपोजल जो है 2020 अक्टूबर 2020 में दोबारा आएगा। तो यहाँ पे अगेन एक प्रपोजल की जो थ्रेट है वो काफ़ी लार्ज है ईरान के ऊपर। हालांकि यूके और फ्रांस ने इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया है कि USA जो है अपनी डुप्लिसिटी दिखा रहा है, USA जो है दगाबाजी कर रहा है, अपनी जो उसने एग्रीमेंट किया था उससे बैक ट्रैक कर रहा है। बट हो सकता है कि ये लोग जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वीटो ना करें USA के प्रपोजल को। तो वीटो कौन कर सकता है? वीटो जो है चाइना कर सकता है। इसीलिए चाइना को की नीड अभी ईरान को भी है और पैसे की भी नीड है, और एक UNSC में इसका फेवर करने के लिए भी चाइना की नीड है ईरान को। अब तेहरान किस तरह से बैलेंस कर रहा है? देखिए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है इंडिया के लिए नेविगेट करना USA और ईरान के बीच में, क्योंकि छबार का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। रूहानी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस किया है बैलेंस करना चीज़ों को अपने घर पर, मतलब ईरान के अंदर, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है मैक्सिमम प्रेशर की, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ईरान के अंदर। पॉवर्टी, वायरस, जो इनका डेवलपमेंटल जो एरिया है पूरा जो है तहस नहस हो चुका है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ईरान को एक साथ महसूस करनी पड़ रही हैं, और ये क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर की टैक्टिक USA फॉलो कर रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दबाव है ईरान में भी और वहाँ की गवर्नेंस के ऊपर। ऐसे में सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जो ईरान को वीटो से ईरान को जो है बचा सकती हैं वीटो पावर यूज़ करके, और उन कंट्रीज़ का नाम है रशिया और चाइना। तो अब टोटल अगर आप देखें तो प्रेशर्स जो है तेहरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में जो है एक और जो प्रेशर है इंटरनल, आप वोट शेयर को देखेंगे तो जो रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है उसका वोट शेयर 120 सीट का था पहले, अब ये केवल 20 सीट का रह गया। जबकि जो इनके ऑपोजिशन है प्रिंसिपलिस्ट, इनका वोट शेयर पहले 86 का था, अब ये 221 का हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स घर पे रूहानी एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा अभी जो प्रेजेंट स्पीकर है तेहरान के, ये जो है मेयर ऑफ तेहरान भी थे पहले, बाकिर गिलवाफ, ये पहले जो है रूहानी के अगेंस्ट प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हो चुके हैं। तो इनके जो है स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिटर हैं, कट्टर कॉम्पिटिटर हैं, जो कि अभी स्पीकर के रूप में चुनाव होकर के ये आए हैं स्पीकर के फॉर्म में। तो हेडलाइनर्स जो है ये एक्यूज़ कर रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जावद ज़ारिफ जो है अनड्यू सीक्रेसी को देख रहे हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट्स किए गए हैं चाइना के साथ किश आइलैंड को लेकर के। देखिए, अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि चाइना जो है, जब ये $400 बिलियन की न्यूज़ आई थी, तभी एक और न्यूज़ आई थी कि किश आइलैंड को जो है चाइना ओवरटेक कर रहा है। बाद में ईरान ने ये जो है क्लियर किया कि किश आइलैंड के ऊपर कोई खरीद फरोख्त का मामला नहीं है। तो और एक और जो प्रॉब्लम है वो चाइनीज़ ट्रूप्स के स्टेशन होने की बात कही गई है ईरान के अंदर, जो अपनी सेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। अगेन यहाँ से जो है ईरानियंस इसको लेकर के कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लेसन है? ईरान जो है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कंसिडर तो कर रहा है चाइना के साथ, बट ईरानियन नेगोशिएटर्स जो है चाइना की मर्केंटलिस्ट टेंडेंसी से खुश नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा ट्रेडर की तरह जो है एक्ट करता है। अगर कुछ $1 देता है तो $10 लेने की कोशिश भी करता है। चाइना के पास, देखिए ये बात सही है कि चाइना के पास जो कैपेसिटी है USA सैंक्शन से डील करने की वो इंडिया से ज़्यादा है, बट अगेन इंडिया केवल ऐसा पार्टनर है जिसको जो है वेवर्स मिले हुए हैं USA के द्वारा, और जो छबार पोर्ट के जो है वेवर्स इसके पास हैं, और ये कनेक्टिविटी जो है लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान तक प्रोवाइड कर सकता है। ईरान और इंडिया जो है एक और चीज़ शेयर करते हैं, वो एंटीपैथी है तालिबान के टेक ओवर को लेकर के। इसीलिए ईरान को जो है नेगोशिएशन डोर ईरान ने ओपन रखी है इंडिया के साथ। इंडिया को क्या करना है? इंडिया की प्रॉब्लम है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, ये काफ़ी ख़राब है, और जो भी हमने अपने नेबरहुड में किया है। ऐसे में बहुत सारी टेल्स हैं जहाँ पे इंडिया के इन कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स जो है बहुत डिलेड हुए हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में, और इस वजह से डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स जो है महसूस हुई हैं। उसके अलावा जो पॉलिटिकल कॉस्ट हैं इन कंट्रीज़ को, वो भी झेलनी पड़ी हैं। तो इसीलिए ये ईजी होगा, इस वजह से जो है चाइना को ईज़ होती है कि वो अपने फुटप्रिंट्स हमारे नेबरहुड में जो है एक्सटेंड कर पाता है। कि हमें अगर कंटेन करना है चाइना को, तो हमारे लिए की होनी चाहिए कि हम पॉलिटिकली एंगेज रहें ईरान के साथ, और अप्रिशिएट करें उसकी सेंसिटिविटीज़ को और कंपल्शंस को, और क्विक डिलीवरी करें प्रोजेक्ट की बाय हुक और बाय क्रूक।
नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइंस दैट स्कोर लो। तो यहाँ पे जो कल हमने बात की थी कि किस तरह से यूजीसी की गाइडलाइन है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जो है एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये काफ़ी जो है डिस्क्रिमिनेटरी गाइडलाइंस हैं, बच्चों के लिए सही गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि जो इंसिस्टेंस होगा पेन और पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन का, इससे कहीं ना कहीं या फिर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है, पहला जो कंसर्न यहाँ से क्रिएट होता है ये एक्सक्लूजनरी है। क्योंकि देखिए मैं पूरा इसलिए डिटेल में नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार आपको जो है यहाँ पे आंसर्स करवाए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात की है किस तरह से एक्सक्लूजनरी होता है। तो पहला पॉइंट है कि जो एग्जामिनेशन अगर होता है एक्सक्लूजनरी है अगर ये ऑनलाइन बेस्ड होगा। अगर ये पेपर एंड पेन बेस्ड होता है तो ये जो है आपका वायरुलेंट हो जाएगा, ये जो है वायरस के लिए काफ़ी वायरस का फैलाव यहाँ से हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि सिर्फ एक सेमेस्टर को यूज़ करके और आप फाइनल एग्जामिनेशन की अगर उनकी मार्कशीट नहीं देते हैं तो अगेन ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 से 10 सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, उनके जो इंटरनल्स थे वो हो चुके हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर अनड्यू प्रेशर बनाना एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेकार गलत है। यूजीसी की अगर आप बात करें, यूजीसी को ओरिजिनली जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बेसिकली ये ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन थी जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दे। बट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1965 है वो कहती है कि इस एक्ट में कि यूजीसी जो है कोऑर्डिनेट कर सकती है और डिटरमाइन कर सकती है स्टैंडर्ड्स को यूनिवर्सिटीज़ के, और इसीलिए ये रेगुलेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बट एज ए रेगुलेटर इसने कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी को कर्व किया है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि देखिए जो एग्जामिनेशन है ये सब चीज़ें ऑटोनोमस होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यूनिवर्सिटीज़ अपनी ग्राउंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन को लेकर के किस तरह से मार्किंग करनी है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है यूजीसी को को रिप्लेस करके हायर एजुकेशन कमीशन बनाना चाहती है। इस तरह का बिल यूपीए के टाइम पे भी आया था। बट इससे क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी है, जो यूनिवर्सिटीज़ का एक फ्रीडम स्पेस होता है, नेविगेटिंग स्पेस होता है, आइडिया नर्चरिंग होती है, उसको हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो वो हमारी जो कंट्री है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अल्टीमेटली यूजीसी को जो है इवेंचुअली डिसीजंस लेने होंगे जो कि प्रैग्मेटिक हों, फेयर हों, इक्विटेबल हों, बेनिफिशियल हों, एक्सक्लूजनरी ना हो, और अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में बोल्ड स्टेप्स लेने होते हैं। यूजीसी को भी इसीलिए आप तुरंत एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है माइलस्टोन ऑफ ए मिलियन। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है अभी इंडिया को वायरस फाइट करने के लिए डेटा को मैनेज नहीं करना चाहिए। हमारी जो टोटल केसेस हैं 10 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं। हमारी जो इन्फेक्टिविटी रेट है, पॉजिटिविटी रेट है वो 10.3% का है, जो कि ये शो करता है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है अनडायग्नोस्ड हैं। और नंबर्स जो है टेस्ट के ऑलरेडी 3 लाख डेली के बेसिस पे क्रॉस हो गए हैं। बट हाई जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है ये अंडरस्कोर करता है कि नंबर ऑफ डेली टेस्ट हमें कम से कम दुगने या तिगुने करने चाहिए डेली बेसिस पे। कोई भी अगर डिले होती है ट्रेसिंग, टेस्टिंग या आइसोलेशन में, तो इससे जो इन्फेक्शन है उसका खतरा बहुत अनइमेजिनेबल वे में बढ़ जाएगा, क्योंकि अब केसेस बहुत ज़्यादा हैं। केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो इनिशियली ऐसा लग रहा था कि इन्होंने वायरस स्प्रेड कंटेन कर लिया है, अब उनमें कोई काफ़ी शार्प जो है इंक्रीमेंट हुआ है। इसी तरह से बैंगलोर शुरू में जो है इसने जो वायरल इंक्रीज थी उसको जो है कर्ब किया था। अगेन यहाँ पे केसेस काफ़ी तेज़ी से स्पाइक हुए हैं। एग्रेसिव टेस्टिंग और जो है ट्रेसिंग, इससे जो है रिडक्शन चेन्नई में शुरू में हुआ था। बट अगेन जो 12 दिन का लॉकडाउन है उसने इसके लिए कंट्रीब्यूशन किया था। बट अब लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो किस तरह की हालात होंगी ये लॉकडाउन खुलने के बाद पता चलेगा। दिल्ली ने कहीं ना कहीं टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को रिड्यूस किया है अभी रिसेंट वीक्स में। बट जो ओवर रिलायंस है रैपिड एंटीजन टेस्ट के ऊपर, जिसके सेंसिटिविटी काफ़ी कम होती है, उससे कंसर्न्स रेज होती हैं सही डिटेक्शन के बारे में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना डेटा रिड्यूस करने के लिए डेटा को जो है अंडर स्कोर कर रही हैं, डेटा को कम जो है मीडिया में ला रही है, या डेटा को कम जो है ओपन कर रही हैं। इससे जो खतरा है इन्फेक्शन का वो बढ़ जा रहा है। तो ऐसे में हमें जो है न्यूयॉर्क की तरह एग्जाम्पल लेना होगा, जहाँ पे कर्व बेंड करने के लिए सबसे जो प्राइमरी स्टेप होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए। चाहे नंबर्स हमारे ज़्यादा दिखाई दें, बट आप ट्रांसपेरेंट रहिए। आप जो है कर्व स्टॉप करने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन को रैंप अप कीजिए, जिससे कि जो टोटल इन्फेक्टिविटी है उसको कम किया जा सके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।